अभी हाल ही में 14 फरवरी निकला यानी वैलेंटाइंस डे, और काफ़ी सारे लोगों के दिल टूटे ही होंगे। अब वो आंकड़ा कितना है वो तो शायद अगले आने वाले कुछ समय में पता चलेगा, बट मैं एक चीज़ दावे के साथ ज़रूर कह सकता हूँ कि 15 फरवरी को बीजेपी का दिल बहुत टूटा है। और ना सिर्फ बीजेपी का, कांग्रेस का भी टूटा, तृणमूल कांग्रेस का भी टूटा, और भी अन्य पार्टियों का टूटा, लेकिन जिसका सबसे ज़्यादा टूटा वो है बीजेपी। और आखिर टूटे भी क्यों ना, 6,500 करोड़ का मामला है जो कि उनके चाहने वालों ने उनको दिए थे, डोनेट किए थे, जिसको हमारे महामहिम सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड कर दिया, टोटल जीरो कर दिया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग ये जो पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज को गया था वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को, फेयर एंड फ्री इलेक्शन को और पॉलिटिकल इक्विटी के साथ सिंक नहीं करता। और इसी को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को, जो कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट द्वारा 2018 में लाई गई थी, उसको स्ट्रक डाउन किया। एंड दिस इज एग्जैक्टली द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो टुडे। लेट्स अनफोल्ड दिस स्टोरी। शुरुआत करते हैं, पहले हम समझते हैं आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड चीज क्या है जिसके ऊपर इतनी बात हो रही है। बॉन्ड बेसिकली एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें जो इन्वेस्टर होता है वो बोरोअर को कुछ अमाउंट ऑफ मनी देता है एज अ इन्वेस्टमेंट। तो बोरोअर के ऊपर ये ड्यूटी बनती है कि बोरोअर विल नॉट ओनली रिटर्न द प्रिंसिपल अमाउंट बट विल ऑल्सो गिव सम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि फिक्स्ड होता है, इसलिए इसको हम फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम नरेंद्र मोदी द्वारा 2018 में लाई गई। अब उनका जो तर्क था कि हम ब्लैक मनी को कर्व करना चाहते हैं, हम सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं। जो इलेक्शन में फंड यूज होता है पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा वो बेसिकली ब्लैक फंड है इस देश का, हम उसको मिटाना चाहते हैं। इसी विचारधारा के साथ, इस नेक विचार के साथ उन्होंने इंट्रोड्यूस किया इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। अब बात यहां अटकी जब अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से आंकड़े मांगे कि आप दिखाइए कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में कितना पैसा गया है, किस पार्टी को कितना गया है। तो जो पार्टी सब पे टॉप पे थी, समझ सकते हो, चार्ट आपके सामने है, और उसके बाद जो होना था वो आपके सामने। तो जब सुप्रीम कोर्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना तर्क समझाया इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के पीछे, तो उस तर्क को जरा भी तूल ना देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो सॉरी, जाइए वापस, यू कैन गो बैक। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस स्कीम में कुछ गैप्स को ढूंढा, कुछ फ्लॉज को ढूंढा, जो कि इस स्कीम को डेमोक्रेटिकली अनसाउंड बनाते थे, कॉन्स्टिट्यूशनली अनएथिकल बनाते थे और पॉलिटिकली अनजस्टिफाइड बनाते थे। ये था फर्स्ट, अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी कैन बी डोनेटेड टू दीज पॉलिटिकल पार्टीज बाय एनी पर्सन, इंडिविजुअल और एनी एंटिटी। ये अपने आप में एक बहुत खतरनाक पॉइंट था, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप कितना भी पैसा, अनलिमिटेड, कोई गिनती ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ बैड वाइब्रेशंस समझ में आ रहा है। एज अ कॉमन मैन भी हम समझ सकते हैं दैट व्हाई सच ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। कुछ तो होना चाहिए था, कुछ कैप हो सकता था। देयर कुड हैव बीन सम अमाउंट ऑफ कैप, लाइक 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट, लाइक 10% ऑफ द नेट इनकम, एनीथिंग, 70,000, 7 लाख, 70 लाख, बट अनलिमिटेड। अपने आप में इट साउंड्स वेरी फिशी। सेकेंड, no information related to the investor or donor will be disclosed। ये अपने आप में कितनी एक anonymous point था। It sounds very crazy that if for example I am investing in any political party, then my identity will never be disclosed. Am I giving some kind of bad money, unaccounted money, or am I giving something that should not be come out in the public domain? It sounds like that। और ऐसा ही कुछ था जिसको चलते शायद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वी कैन नॉट गो अहेड विद दिस स्कीम। तीसरा तर्क जो भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दिया कि इस पूरे बॉन्ड की परचेजिंग में, सेलिंग में, इवन फर्दर ट्रेडिंग में किसी भी तरीके की रेगुलेटरी बॉडी का इंटरफेरेंस नहीं है। जैसे अगर उदाहरण के लिए आप कोई शेयर लेते हो, आप बेचते हो, किसी और को देते हो, तो बीच में एक सेबी है। सेबी इज अ रेगुलेटरी बॉडी ऑफ शेयर मार्केट ऑफ इंडिया। बट आप जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात कर रहे हो, जहां पर पैसा सीधा सीधा पॉलिटिकल पार्टीज को दिया जाएगा, वो पॉलिटिकल पार्टीज जो इस भारत में अगले आने वाले चुनाव, जो कि आज से कुछ 1-2 हफ्ते आगे ही आने वाले हैं, देश पर, पूरे देश का संचार करेंगे, पावर में बैठेंगे, लेकिन कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है क्रॉस चेक करने के लिए कि ये पैसा कहां जा रहा है, कहां से आ रहा है, कौन किसको सेल कर रहा है। अगेन अ बिग गैप इन द स्कीम। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे खतरनाक तर्क भाजपा ने दिया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सुनते ही मना कर दिया, वो ये था दैट दिस इज द ओनली स्कीम
दे हैव टू कर्ब द ब्लैक मनी, यानी ब्लैक मनी को, काले धन को खत्म करने के लिए इससे अच्छी कोई स्कीम नहीं है। इसीलिए इस स्कीम को सक्सेसफुल बनाने के लिए, काले धन का रोकने के लिए, हमें हमारे डोनर की एनोनिमिटी को सीक्रेट रखना पड़ेगा। इन सारे गैप्स को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा पेशेंटली सुना। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा सॉरी, एंड आई विल बी यूजिंग the verdict from the Supreme Court itself. This entire scheme does not go as per the fundamental principles of the Constitution: fair and free election, political equity, right to information, and this is how Supreme Court struck down the electoral bond scheme. The second part of this video, as we are moving ahead, is what is the role of Supreme Court in this entire picture. Why Supreme Court came into the picture, in fact, because issuing electoral bonds is a subject matter of legislature, but Supreme Court क्यों आया? So the Supreme Court of India is the guardian of the Constitution, it is the watchdog of the Constitution, and it is the ultimate protector of the Constitution and the democracy of this country. सिर्फ इस केस की बात नहीं है, पास्ट में भी सुप्रीम कोर्ट ने then and then कई बार इंटरप्ट किया है पब्लिक मैटर्स में, एग्जीक्यूटिव मैटर्स में, इनफैक्ट लेजिस्लेटिव मैटर्स में, और सुप्रीम कोर्ट ने टाइम एंड अगेन डिफाइन किया है दैट every political, judicial, legislative, even executive have a certain amount of boundaries within which that entity, that institution must work. आप अपनी boundaries को cross नहीं कर सकते हो, and this is exactly what Supreme Court did in this case as well. What makes this case even more special is that this judgment has come after almost completion of a decade, and it is a landmark judgment. This date will be going into the history of Indian Constitution as well as the Supreme Court of India. Term effect on our electoral democracy. The Supreme Court has struck down the electoral bond scheme, comprehensively struck it down, and all the provisions that were made to bring it into effect in the Income Tax Act, in the Companies Act, etc., everything has been struck down. और ये बहुत एक प्राउड की बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी इज द ओनली बॉडी और द ओनली इंस्टीट्यूशन विच is existing in India, because of which the common man like me, like you, and like many of us feel safe that irrespective of what party comes into the power or what party not comes into the power, what law come today or tomorrow or even after that will not be harmful towards the people of this country, as long as there is an active and constructive judicial body which is constantly looking after, constantly monitoring the executive and the legislatives. और ये वाकई एक इस ऐतिहासिक जजमेंट था और इसको सोसाइटी के हर सेक्शन द्वारा बहुत ही अपलॉड किया जा रहा है, अप्रिशिएट किया जा रहा है. We are moving towards the third part of this video, and we need to understand that, okay fine, Supreme Court played a great role as a protector of the Indian Constitution, but why funding to the political parties is not right? और why we are taking it as a taboo? Now this question need to be addressed. ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है अगर हम इसको थोड़ा कॉमन सेंस से समझें, और मैंने इसको 2 पॉइंट में समझा है जो कि अब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट पॉइंट इज क्रोनी कैपिटलिज्म. नाउ व्हाट इज क्रोनी कैपिटलिज्म? हम बहुत लेमन टर्म्स में समझेंगे. अगर कोई व्यक्ति, कोई बिग बिजनेसमैन किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंड डोनेट करता है और उस फंड की हेल्प से अगर पॉलिटिकल पार्टी अपनी स्टेटस को, अपनी पावर को रिटेन कर पाती है, पॉलिटिकल पावर को वो रिटेन कर पाती है, तो ये बहुत स्वाभाविक है कि वो जो बिजनेसमैन था वो कहीं ना कहीं अपनी अथॉरिटी का, अपने मनी का, अपने कैपिटल का, जो कि उसने इन्वेस्ट किया था उस पॉलिटिकल पार्टी में जिसकी वजह से वो पावर में है, कहीं ना कहीं उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करेगा, उसको कैपिटलाइज करने की कोशिश करेगा, कहीं से उसको वसूलने की कोशिश करेगा. इसी को हम कहते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म. जब एक पॉलिटिशियन या फिर एग्जीक्यूटिव लीडर नेक्सस में आता है एक बिजनेसमैन के, एक ऑर्गेनाइजेशन के, और पॉलिसीज में कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है, इंटरफेरेंस होता है उस बिजनेस ओनर का, उस बिजनेसमैन का या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन का इन पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस. इसको हम क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं. और यही पॉइंट है कि अगर uninterrupted, unlimited amount of fund will be donated to the political parties, then the political matter will not be the political matter alone. They would have an interference. Second is the issue of sovereignty. क्योंकि जो इलेक्टोरल बॉन्ड थे, या फिर जब हम फंडिंग की बात करते हैं तो फंडिंग सिर्फ हमारे देश के अंदर से नहीं होती है. फंडिंग कहीं से भी हो सकती है, अक्रॉस द बॉर्डर से भी हो सकती है.
और हमने देखा गया है कई इंडियन फर्म्स ऐसी हैं जहाँ पे चाइनीज इन्वेस्टमेंट है और बहुत हैवीली इन्वेस्टेड है। अब आप सोचिए, अगर वो फर्म्स डोनेट करती हैं बहुत सारा फंड पॉलिटिकल पार्टीज को, और उस फंड के इस्तेमाल से पॉलिटिकल पार्टीज अगर पावर में आती हैं, तो क्या कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट होगी, जो पॉलिसी मेकिंग करेंगी, उस पॉलिसी मेकिंग में इन्फ्लुएंस नहीं होगा उन इन्वेस्टर्स का जिन्होंने इतना हैवी अमाउंट ऑफ फंड दे रखा है पॉलिटिकल पार्टीज को, क्योंकि अल्टीमेटली उसी पैसे की वजह से वो पावर में आई है। तो कहीं ना कहीं हम अपना एक इंडिविजुअलिटी, एक फ्रीडम, एक पॉलिटिकल फ्रीडम को लूज कर देंगे, जो कि आज हम एक्सरसाइज कर पा रहे हैं। आज हम अपनी पॉलिसीज अपने मुताबिक बनाते हैं, अपने देश के हिसाब से बनाते हैं। अपन लोग अपने भारत के गुडविल को देखते हुए, भारत के बेनिफिट को देखते हुए प्रो पीपल एंड प्रो कंट्री पॉलिसीज बनाते हैं। लेकिन अगर किसी आउटसाइडर का इन्वॉल्वमेंट उसमें होगा, तो वो प्रो नेशन पॉलिसीज, प्रो इन्वेस्टर पॉलिसीज में कब बदल जाएगी, शायद हमको इस समझ में भी नहीं आएगा, और इसके पहले ही काफी सारी चीजें बिहाइंड द कर्टेन हो जाएंगी। सो इन माय ओपिनियन, बेस्ड अपॉन दीज 2 पॉइंट्स, पॉलिटिकल पार्टीज को अगर अनलिमिटेड फंड, अनलिमिटेड डोनेशन दिया जाता है, तो ये डोनेशन बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है जब वही पॉलिटिकल पार्टी पावर में आएगी, क्योंकि तब कोई भी डिसीजन लेने से पहले पॉलिटिकल पार्टी सोचेगी, आई नीड टू कंफर्म विद द इन्वेस्टर, आई नीड टू मेक पॉलिसीज pro investors, which I believe should not happen. Now we are moving towards the last segment of this video, which is the solution. But solution जानने से पहले क्या हमें प्रॉब्लम से अवेयर नहीं होना चाहिए? बिकॉज मैंने तो यही सुना है कि जहां प्रॉब्लम है वहीं उसका सॉल्यूशन भी है। हर ताले की चाबी होती है, तो पहले हम ताले को तो समझें, प्रॉब्लम को तो एड्रेस करें। प्रॉब्लम भाजपा या कांग्रेस नहीं है, प्रॉब्लम इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी नहीं है, प्रॉब्लम पॉलिटिक्स भी नहीं है, प्रॉब्लम है वो है वी द पीपल ऑफ दिस कंट्री, यानी इंडियंस, आप, मैं और हम सब। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं कुछ यहाँ आंकड़े आपको दिखाऊंगा। ये आंकड़े अभी रिसेंटली जो अदर स्टेट्स में इलेक्शंस हुए थे लेजिस्लेटिव असेंबली के, उसके हैं। उसके अलावा 2019 के लोकसभा के इलेक्शंस के हैं। जब हम अपना वोट मात्र 1000 से 2000 रुपए में और एक बॉटल ऑफ अल्कोहल में बेच देते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ रही हैं, उनको इलेक्शन फाइट करने के लिए फंड तो लगेगा, क्योंकि हम वोट अपनी सोच के आधार पे नहीं, डेवलपमेंट ओरिएंटेड नहीं, इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड नहीं, बल्कि कुछ चंद 1000-2000 रुपए और एक दारू की बोतल पे देते हैं। तो मेरे हिसाब से तो फिर एक परफेक्ट बिजनेस मॉडल है, क्योंकि पहले पॉलिटिकल पार्टीज को फंड चाहिए ताकि वो इन्वेस्ट कर पाए, इन्वेस्ट करेंगे तो लोग वोट देंगे, वोट देंगे तो वो पावर में आएंगे, एक बार पावर में आ गए तो फिर आरओआई, रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट, वो लोग वसूल लेंगे। ऐसा ही होता आ रहा है और ऐसा ही होता आएगा। आज आप अडानी की बात करो, कल आपने रॉबर्ट वाड्रा की बात करी थी, हो सकता है आने वाले कुछ साल में किसी और की बात करोगे, बट पैटर्न समझने वाली बात है। व्हाट वी मस्ट अंडरस्टैंड, व्हाट वी मस्ट लर्न इज द पैटर्न। अगर उसको हम समझें, हम अपनी गलतियों को समझें, अपने आप को समझें कि ये पूरा जो पॉलिटिकल मामला है ना, खराब हो चुका है, जो वो हम इंडियंस की वजह से हुआ है। द डे वी गिव अप कास्टिंग वोट बेस्ड अपॉन सम मनी एंड अदर थिंग्स इन काइंड, पॉलिटिक्स विल नॉट बी एज बैड एज इट इज टुडे। एक बहुत सिंपल सी बात है। अदरवाइज चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आप हो या कोई भी दूसरी पार्टी हो, इन सब ने ये चीज क्लियर है कि जब तक इंडिया में लोग पैसों के आधार पर वोट देंगे, खाने पीने के आधार पर वोट देंगे, तब तक हमें फंड चाहिए इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए। और अगर आप इस सोच को बदलना चाहते हैं, अगर आप इस तब तक चलेगा जब तक हम खुद को, अपनी सोच को और अपने आप को नहीं बदलेंगे। जय हिंद।